दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका ओए न्यूज में, जहां हर दिन की तरह आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर आते हैं हम। दोस्तों खबरों को शुरू करने से पहले एक बार चीनी बीमारी के संक्रमितों के आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,721 संक्रमित बढ़े, अब तक 3,95,000 केस। दिल्ली में मरीजों की संख्या 50,000 के पार। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, आज से भारत पर साइबर अटैक कर सकता है चीन, आपके पास इस नाम से आ सकता है ईमेल। साथ ही जानेंगे पीएम मोदी ने लॉन्च की रोजगार योजना, 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। इसी के साथ सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर कब तक लेगी फैसला। साथ ही जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और दूसरे कोर्सेज के लिए रिलीज किए एडमिशन फॉर्म। दोस्तों हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। देखेंगे पीएम मोदी ने लॉन्च की रोजगार योजना, 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर को प्रदान करना है। इसी के साथ पीएमओ ने कहा, चीन ने की थी कब्जे की कोशिश, सैनिकों ने बलिदान देकर किया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा और न ही किसी भारतीय चौकी पर कब्जा किया गया। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी बयान में साफ कह दिया गया कि चीन ने प्रयास तो किया, लेकिन सैनिकों ने बलिदान देकर ढांचागत निर्माण और अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम कर दिया। वहीं आपको बता दो कि पीएमओ की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में कोई एक तरफा बदलाव नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री का स्पष्ट रुख है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को पार करने की किसी भी कोशिश को मजबूती से जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार 14वें दिन बढ़े तेल के दाम, 8 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ डीजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को लगातार 14वें दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 51 पैसे जबकि डीजल 61 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़त के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो वहीं डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के भाव पर है। लगातार 14 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 7 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और डीजल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर से अधिक बढ़ गई है। तो इसी के साथ WHO ने बताया कोरोना वायरस के दूसरे और बेहद घातक चरण में पहुंच चुके हैं हम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण 87 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। भारत में भी ये आंकड़ा बीते हफ्ते भर में तेजी से बढ़ा। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण के लगभग 15,000 मामले दिखे। अब WHO ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वायरस ज्यादा खतरनाक फेज में जा चुका है और अब की बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर होंगे। बता दें कि वैज्ञानिक पहले से ही वायरस के दूसरे चरण की बात करते आए हैं। हाल ही में देखा गया है कि वायरस के स्पाइक्स कई गुना तक बढ़े हैं, जिसकी वजह से वो लगभग 10 गुना खतरनाक हो चुका है। आपको बता दूं कि म्यूटेशन से गुजरकर खतरनाक हो चुका वायरस अब आसानी से बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है, जो लॉकडाउन में ढील के कारण घरों के बाहर हैं। इसी के साथ अब नेपाल ने तरेरी आंखें, बिहार के इस जिले की जमीन पर ठोका दावा, तटबंध निर्माण का काम भी रोका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और चीन की तनातनी के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने उत्तराखंड के 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद अब बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की जमीन पर अपना दावा ठोका है। सिर्फ दावा ही नहीं ठोका, बल्कि जिले के ढाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध निर्माण का काम भी रुकवा दिया है। अब इसको लेकर डीएम कपिल अशोक ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बिहार सरकार को जानकारी देते हुए विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया है। वहीं आपको बता दो, डीएम ने कहा कि नेपाली अधिकारियों ने तटबंध के आखिरी हिस्से के निर्माण पर आपत्ति की थी, जो कि सीमा के अंतिम बिंदु के पास है। इसके बाद उन्होंने नेपाल के रौतहट के अधिकारियों से बातचीत भी की थी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी हैं। जानिए कौन है नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है और वे दुनिया में 9वें नंबर पर है। अंबानी की नेटवर्थ में यह इजाफा शुक्रवार को RIL के शेयरों में आई जबरदस्त उछाल के चलते हुआ।
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्ज मुक्त होने के ऐलान के बाद शुक्रवार को इसके शेयर ऑल टाइम उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। वहीं आपको बता दो कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों के दैनिक उतार चढ़ाव को ट्रैक करती है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 164.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में पहले पर हैं और बिल गेट्स 109.9 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर स्थित हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि अंबानी गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान नीचे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 64.8 बिलियन डॉलर है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। विटामिन डी की कमी पाए जाने वाले 99% संक्रमितों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ने दुनिया में 4.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इन परिस्थितियों में एक विश्लेषण ने चौंकाने वाले नतीजे पेश किए हैं। डेली मेल के अनुसार इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने 780 लोगों के विश्लेषण के जरिए बताया है कि इससे मरने वालों में से 99% लोग ऐसे थे जिनमें विटामिन डी की कमी पाई गई। नतीजों के अनुसार इन परिस्थितियों में पोषक तत्व धूप जीवन रक्षक हो सकती है। यूरोपीय देशों में कम विटामिन डी से अधिक मौतें। जी हाँ दोस्तों, कैम्ब्रिज में एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय ने पाया कि कम विटामिन डी के स्तर वाले यूरोपीय देशों में महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वहीं ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट एंड केयर एक्सीलेंस इस मुद्दे की समीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसका प्रकाशन अगले महीने हो सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार देगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संकट में आर्थिक तंगी की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों को अब सरकार 125 दिन का रोजगार जिले में मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बने थे। अभियान में देश के 116 जिलों शामिल किए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं। ये वह जिले हैं जहां से मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य से जाते हैं। अभियान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक खातों को आधार से लिंक किए जाने का बड़ा फायदा बताया। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर 15 जुलाई तक लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, घरेलू हवाई यातायात 50 से 55% के स्तर पर पहुंचने के बाद ही सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर विचार करेगी। यह स्थिति जुलाई के मध्य तक आ सकती है। इसके अलावा हवाई किराए पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई उच्चतम और निम्नतम सीमा 24 अगस्त के बाद भी लागू रह सकती है। वह जानकारी शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और नागरिक उड्डयन सचिव पीएस खरोला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। सावधान, आज से भारत पर साइबर अटैक कर सकता है चीन। आपके पास इस नाम से आ सकता है ईमेल। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर गतिरोध के बीच चीन भारत के खिलाफ एक और नापाक चाल चलने की तैयारी में है। खबर है कि चीन भारत पर साइबर अटैक कर सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत पर यह अटैक 21 जून से शुरू हो सकता है। इस साइबर अटैक में एक ईमेल ncov2019.gov.in से हमला हो सकता है। इस ईमेल का सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। चीनी साइबर अटैक से बचने के लिए इस ईमेल से आए मेल या अटैचमेंट नहीं खोलें। वहीं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि 20 लाख लोगों के ईमेल टारगेट पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है। और इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और दूसरे कोर्सेज के लिए रिलीज किए एडमिशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया आरंभ होने का बेताबी से इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ताजा खबर है कि डीयू ने एडमिशन पोर्टल एक्टिव कर दिया है। वे कैंडिडेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और एमफिल कोर्स के लिए रिलीज हुए हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।